हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। रेलवे के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दी गई घंटी ज़रूर दबा लें, जिससे आपको सभी क्लासों के नोटिफिकेशन मिल सकें। और ऑल पे क्लिक कर लें घंटी दबा करके, जिससे सभी क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। आप ALP टेक्नीशियन, जेई, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ग्रुप डी हो गया, तो सभी क्लासों के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर हम लोग करेंगे कि रेलवे के ALP टेक्नीशियन, जेई और RPF के एग्ज़ामों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए और NTPC में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रेलवे ग्रुप डी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है जो भी रिसेंट में आपके एग्ज़ाम हुए हैं, और आप देखें, आपने परीक्षा दी होगी और आपने ये देखा होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि नहीं दी है और सिर्फ NTPC एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो भी ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में आपको रीजनिंग, मैथ्स प्लस GK के कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये सभी सारे ही आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, आपके सिलेबस के आधार पर। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगर आपको आता है तो आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करके अपना आंसर बताएं फटाफट से। इसमें कह रहा है ABCDE और F एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन दो प्रकार से पूछेगा। ये वृत्ताकार मेज हो गई, आपसे यहाँ पर कहेगा केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी इस तरीके से बैठे हैं, ठीक है। बैठने की कंडीशन ये होगी। अगर आपसे कह दे कि ये केंद्र की ओर मुख करके नहीं, या केंद्र के विपरीत मुख करके बैठे हैं, तो इस प्रकार से मुख करके बैठे हैं, ठीक है। मैं ये आपको इसलिए समझा रहा हूं कि इन दोनों फिगर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों में दिशा बदल जाती है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कितने लोग हैं, A से लेकर के F यानी 6 लोग हैं। एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर, एक वृत्ताकार मेज है और उसके केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे और फटाफट से करना शुरू करेंगे। आपको आंसर ज़रूर से ज़रूर करना है, ठीक है। चलो, एक वृत्ताकार मेज ले ली, 6 लोग हैं और केंद्र, इस केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि B D के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। B जो है वो D के दाईं ओर से, यानी D अगर यहाँ पर होगा तो D के दाईं ओर से, बोला ना, D के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो एक स्थान छोड़ दिया, दूसरे स्थान पर हमने दाईं ओर B को बैठा दिया। फिर आगे बोलता है कि A E और C के निकटतम पड़ोसी है। A जो है वो E और C का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। आगे और पढ़ लीजिए कि E F के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर A को दोनों का पड़ोसी बनाना है तो यहाँ पर आपका E और C हो जाएगा। तो ये A जो है E और C का दोनों का पड़ोसी हो गया। और ये भी ध्यान देना है कि जो इसने बोला है कि E F के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर अगर F को लेंगे तो बाईं ओर अगर आप यहाँ से देखोगे तो E जो है वो दूसरे स्थान पर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इतनी चीज़ क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई, पूरा फिगर बन गया यहाँ पर। आगे इसने पूछा है कि B के सापेक्ष में F का स्थान क्या है। तो B कहाँ है, ये B है। B के सापेक्ष में अगर देखोगे F का स्थान तो क्या हो जाएगा, ठीक बाईं ओर। तो ठीक बाईं ओर यानी आंसर यहाँ पर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया सबको। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्न आलेख में उन कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है जिन्होंने वर्ष 2010 में परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो दिखा रहा है ये कार को दिखा रहा है, ये बाइक की संख्या दिखा रहा है। अगर ये संख्या आपको ना दिख रही हो तो आप राइट साइड कॉर्नर में जाकर के वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेंगे, जिससे आप ये देख पाएँ कि संख्या क्या लिखी है, कार की, बाइक की, ठीक है, मेट्रो की, कंपनी बस की और अन्य की, क्योंकि परिवहन के ये साधन हैं। ठीक है, आपसे यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया, देखो ग्राफ तो यहाँ पर दिख गया आपको कर्मचारियों की संख्या का। यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ 450 ये है, ये 300 है संख्या, यहाँ पर 550 है संख्या, यहाँ पर 150 है और यहाँ पर संख्या 250 है। ठीक है, प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या, ठीक है, और मेट्रो का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात कितना है। तो बाइक और मेट्रो का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या, देखो बाइक और मेट्रो, इधर बाइक के लिए 300 और मेट्रो के लिए 150, इनके बीच में जब रेशियो आप निकालोगे तो 2:1 का रेशियो बन जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझते हुए चलेंगे सभी लोग और आंसर भी करते हुए चलेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करेंगे, सब बताया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गति करते हैं या गतिमान रहते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ALP 2025 के एग्जाम के लिए 25, ठीक है, टेक्नीशियन 2025 एग्ज़ाम के लिए, JEE के 2025 एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ आपके NTPC के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम। ठीक है, NTPC जो आपका अभी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम लगा हुआ है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा के कारण। बिल्कुल सही आंसर किया आप लोगों ने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करते हुए चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जा रहा था, वो चाहे ALP की हो या टेक्नीशियन की हो या JEE की हो या आपकी RPF की हो, SI कांस्टेबल। चलिए यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न ये आ गया आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपसे प्रश्न में कहता है निम्नलिखित संख्या युग्मों में, अब देखो एक युग्म ये है, एक युग्म ये है, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है, यानी इसमें कुछ कलाकारी करके संख्या प्राप्त की जाती है। X और Y के स्थान पर कौन सी संख्याएं आनी चाहिए कि बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा जिस पैटर्न का अनुसरण किया जा रहा है उसी पैटर्न का अनुसरण दाईं ओर भी किया जाता हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर इसने एग्जाम्पल के तौर पे बताया हुआ है कि यहाँ पर आप ये भी पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी है। हालांकि एग्ज़ाम में पढ़ना ये सब नहीं है, क्योंकि एक बार आप इस प्रकार का क्वेश्चन पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो एग्ज़ाम में आपको ये पढ़ना नहीं पड़ेगा। CBT एग्ज़ाम में केवल देखोगे और समझ जाओगे करना क्या है। यानी यहाँ पर जो पैटर्न लगेगा वही पैटर्न यहाँ पर लगना चाहिए। यानी X की जगह कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसमें कुछ जोड़कर, घटाकर या गुणा करके हमें 346 मिल जाएगा। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 9 में संख्या का जोड़कर, गुणा करके या भाग करके दिया नहीं है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता हो। तो इसी प्रकार से हमें y का मान भी प्राप्त हो जाए, दोनों में पैटर्न सेम हो। अब इसको देखो यहाँ पर इस प्रकार से क्या कर लेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेंगे जिससे आप समझ पाओ। ठीक
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है दोस्तों, यहां पर आप ये ध्यान देना कि संख्या कैसी है, 346 है, और यहां पर ये 3 अंकीय संख्या है। ठीक है, 3 अंक है इसमें, और यहां पर सिर्फ 1 अंक है। अगर इसका वर्ग करते हैं तो यहां पर 2 अंक की संख्या मिलती है, या किसी से गुणा करेंगे तो भी 2 अंक की संख्या मिलेगी। ठीक है, और अगर इसका घन करते हैं तो हमें 3 अंक की संख्या मिलेगी, यानी कितना मिल जाएगा, 729 मिल जाएगा। अब आप ये देखिए कि 729 तो नहीं सही हो सकता है, क्योंकि ये संख्या किसी भी संख्या का घन नहीं है, यानी क्यूब नहीं है। तो क्या करेंगे भाई, ये आंसर तो होगा नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। हाँ, ये आंसर हो सकता है या इसके नीचे वाला हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे तो 732 बनेगा, राइट, यानी ये वाला आंसर हमारा हो सकता है सही। 346 में आप -3 करके देख लो, कोई ऐसी संख्या प्राप्त हो रही होगी जो किसी संख्या का घन होगी। तो यहां पर 343 बन गया, जो कि 7 का घन है, क्यूब है कि नहीं। तो आंसर आपका यहां पर मिल गया कि x का मान हो गया 7 और y का मान कितना हो गया, 732। समझ में आ गया सबको? ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कर पाओगे? आपको पकड़ना है, पैटर्न पकड़ना है, क्या पैटर्न लग रहा है इसमें। आगे समझ में सबको? कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। एनटीपीसी में आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। ये भी प्रश्न बिल्कुल आपके चौथे नंबर प्रश्न के जैसा ही है। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। यानी यहाँ पर संख्या किस प्रकार से प्राप्त हो रही होगी, आप देखोगे कि ये संख्या है 3 अंक की, और जो हमें y का मान मिल रहा है वो भी 3 अंक का, यानी कुछ इसमें या तो जोड़ रहा है या घटा रहा है। अच्छा, देखोगे तो संख्याएं जितनी भी y की दी गई हैं सब क्या है, इससे कम है, यानी घटा रहा है। समझ में आ गया? घटा रहा है कि नहीं घटा रहा है? घटा रहा है, बहुत आसान है भाई, घटा रहा है ना, बस चुटकी बजाओ, क्वेश्चन हो गया। करो जल्दी से आंसर, बताओ क्या होगा। जल्दी से। तो यहां पर एक काम कर लेंगे, देखो, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो इससे क्या करो, इसको माइनस कर दो, ठीक है, और माइनस करके इसमें उसको जोड़ दो। तो अगर ये प्राप्त हो, सॉरी माइनस जोड़ना नहीं है, मतलब मेरे कहने का ये कि इससे आप इसको जो माइनस करोगे, जो वैल्यू आएगी वही और आप घटा दो, और घटाने पर ये अगर संख्या आ जाती है तो आपका ये पहला ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये तो मैं तरीका बता रहा हूँ, जब नहीं कुछ समझ में आए तो कर सकते हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पर हमें संख्या इस प्रकार से लेनी है कि 826 दिया है, और 826 कह रहे हैं, 825 से अगर आप 679 को माइनस करते हो तो 146 प्राप्त होता है, 146। और यही 146 आप क्या करोगे, 864 से माइनस कर दोगे तो आपको यहाँ पे 718 मिल जाएगा, 718 मिल जाएगा, यानी आंसर आपका यहाँ पर ये सही हो रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है, देखो प्रश्न में, कि एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि इस दूरी में कार की औसत चाल। देखिए, रेलवे के एग्जाम में औसत चाल वाला प्रश्न तो 101% है, पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर बताएंगे यहाँ पर क्या आएगा, सभी लोग हल करिए फटाफट से।
सबको हल करना है और जल्दी से आंसर देना है। तो आपने यहाँ पर देखा कि 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय की जाती हैं, तो कुल दूरी तो आपकी 3 किलोमीटर हो गई। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, अब यहां पर भाई जो स्पीड दी गई है वो कितनी कितनी दी गई है ये भी देख लो, जरूरी है। तो अगर आप या तो टाइम निकाल पाओ तो टाइम निकाल सकते हैं, नहीं तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहां पर आप ले लो 3/10, 3/20, ठीक है, ध्यान देना 3/20। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि 1/4 से इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि 3/4 हमें लेना पड़ेगा, जो कि हमने 1/4 बाहर ले लिया, इसलिए हम अंदर लिख सकते हैं 3/10, 3/20 और यहाँ पर 3/30 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर 3/60 लिखेंगे। ठीक है, जब आप इसको हल करेंगे, यहाँ पे तो 4 है, जब आप इसको हल करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर, और नीचे कितना हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से आप क्या करोगे यहाँ पे भाई, आपको जब हल करना है तो ऊपर कह रहे हैं, यहाँ पर जब आप इसको हल करोगे तो हल करने पर आपका कितना बन जाएगा, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल। तो सॉल्व कर लीजिए, देखो कितना आसान हो रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये सब कैलकुलेशन आप माइंड में कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने इसको हल किया तो यहाँ पर कितना हो गया 1/10 हो गया, इससे इसको कट किया तो यहाँ पर 1/20 हो गया। ठीक है, तो ये जुड़ जाएंगे ना, ये भिन्न क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगे, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा है। तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा 4/10 प्लस 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको, बहुत बढ़िया, समझ में आ गई तो अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर जब आप हल करोगे, हल करने का मतलब ये है कि कुछ मत करो, यहाँ पर 2 से गुणा कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा 8, और यहाँ पर 2 से गुणा करोगे तो बन जाएगा 20, अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो हमने इसलिए किया कि इसके जो हर हैं वो बराबर हो जाएंगे। तो ऊपर कितना बन गया देखो 12, और नीचे भी कितना बन गया 12, ठीक है, और बटे कितना हो गया 20, तो ये से कट जाएगा, 20 ऊपर चला जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 20 km/h। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला। समझ में आ गया सबको? ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको लेके चलनी पड़ेगी, देखो नहीं चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप जब स्पीड में करेंगे ना तो ये बहुत हलवा है आपके लिए। ठीक है, जब आप स्पीड में करेंगे तो आपके लिए बहुत हलवा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदला जाता है? तो भाई चलिए देखिए किसको किसको बदलेंगे आप। 4 और 5, 7 और 21, 4 और 2, 84 और 42। तो उसी को बदलिएगा जी। जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पर सोचा कि हम यहाँ पर 84 और 42 को बदल दें। हाँ बदल सकते हैं, क्योंकि देखिए 7 से हम 42 को क्या कर पाएंगे, डिवाइड कर पाएंगे ना, डिविजिबल है, तो ठीक है। अब 4 और 5 जैसे देखा आपने, 4 और 5 को यहाँ पर आपस में बदल देंगे, ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो क्वेश्चन आसान है, तो हमें यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अब बात यहाँ पर यह आती है कि अगर आप यहाँ पर 4 और 5 को आपस में बदलते हैं, 4 और 5 को अगर आपस में बदलते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी।
क्योंकि 5 का गुणा इसमें करेंगे और ये वैल्यू यहाँ पर कम हो जाएगी, यानी 15 चौको 60 हो जाएगा है। और हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, 105 चाहिए। तो ये कैलकुलेशन आप अपने दिमाग में कर सकते हैं। जब आप देखोगे 4 और 5 को क्या आपस में बदल सकते हैं, बदल तो सकते हैं, लेकिन आपका 105 प्राप्त तो नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में इसको छोड़ते हैं, यहाँ पर आते हैं 7 और 21 को ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 को तो यहाँ ले लोगे ठीक है, लेकिन अगर 21 को यहाँ पे ले लोगे तो भी हमको 105 नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 21 से तो ये डिवाइड हो जाएगा 4 बार में। 4 दूनी 8 इधर हो जाएगा, ये तो माइनस में वैल्यू है 60 सॉरी कह रहे हैं 75 है। और 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग, तो 105 नहीं बन पाएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। ऐसी 4 और 2 को भी नहीं करेंगे, क्योंकि कोई फर्क विशेष नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर आ जाएंगे 84 और 42 में। तो यहाँ पर देखिए 42 अगर आप इधर ले लेते हो और यहाँ पर आप 84 ले लेते हो, तो 42 अगर यहाँ ले लोगे तो ये तो 3 बन जाएगा। 3 और 2 का मल्टीप्लाई जब होगा तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 6, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 84। 84 ये मिल गया, इधर प्लस 6 ये हो गया, इधर मल्टीप्लाई करोगे माइनस 75 हो जाएगा, प्लस 84 6 है, ठीक है। इधर भी आपका ये 84 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूनी 6 ये हो गया, 15 अपना 75 ये हो गया, और यहाँ पर 42 की जगह 84 कर दिया था। अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या भाई? गड़बड़ होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, गड़बड़ होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको और इसको जोड़ लेते हो तो ये आपका हो जाएगा कितना, 168 और प्लस 6 कर लो, माइनस 75 कर लो, हाँ, क्योंकि इसके बीच में अगर आप अंतर ले लेते हो 168 माइनस यहाँ पर आपका हो जाएगा 69। कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई? अरे हाँ, गड़बड़ तो हो गया ना। अरे क्या लिख दिया ये, यहाँ पे तो 6 आ जाएगा ना, ये 7 से डिवाइड करोगे तो 6, वही मैं सोच रहा, मैंने कुछ गड़बड़ हो रहा मामला। तो 6 का गुणा करोगे तो यहाँ 12 बनेगा बेटा, है ना, थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया। चलो दिख रहा ना सबको साफ? चलो फिर से कर लो, फिर से, कोई नहीं, गलती हो जाती है इंसान से। चलो यहाँ पर देखिए आपने 42 कर लिया और यहाँ पर आपने 84 कर लिया, ठीक है, हाँ। और 7 से 42 को यानी 42 को भाग दिया तो आपको मिल गया 6, और 6 का गुणा इससे कर लो, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 84 बनेगा, और यहाँ पर आपका बन जाएगा 6 दूनी 12 ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई किया तो माइनस 75 ये हो गया, और यहाँ पर आपका ये 84 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर लो, हल कर लो, इसको आपने जोड़ा था तो 168 बन गया था, प्लस ये 12 माइनस 75, इसको और इसको आप ऐड कर लोगे तो यहाँ पर 180 बन जाएगा, माइनस 75 तो ये आपका 105 बन जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको सिर्फ और सिर्फ ओरल करनी है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 8वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियों की विशेषता है? चलो, रेखित पेशियों की विशेषता निम्न में से, देखिए जब रेखित की बात आ जाती है और विशेषता पूछती है तो रेखित पेशियों की विशेषता, अगर क्वेश्चन कोई पढ़ोगे समझोगे तो समझ में आ रहा है।
ये तर्कराकार नहीं हो सकती हैं, ये बेलनाकार ही हो सकती हैं। ठीक है, और रेखित पेशियों की जो विशेषता है वो बेलनाकार, अशाखित और बहुकेंद्रीय होती है। ठीक है, अशाखित, बहुकेंद्रीय, शाखित नहीं है, अशाखित। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके, 8वां तो कर लिया ना आप लोगों ने। चलिए करंट अफेयर में देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया परीक्षा में। आपसे कह रहा किस वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय के बार काउंसिल चुनावों में महिला वकीलों के 33 आरक्षण की, महिला वकीलों के लिए 33% आरक्षण की याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया गया। तो किया गया था, कब किया गया था बताना है आपको। सभी को बताना चाहेंगे कि प्ले स्टोर पे TGP यानी टारगेट गोफ्ट पोस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन का ऐप अवेलेबल है। यहाँ से आप लोग GK, साइंस और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के टेस्ट दे सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो प्ले स्टोर पे जाएंगे और आपको सर्च करना है TGP एग्ज़ाम प्रेप, या प्रिपरेशन भी डाल सकते हैं। ये डालेंगे तो आपको प्ले स्टोर में ऐप मिल जाएगा, जो आप देख रहे होंगे लोगो आपके चैनल पे दिख रहा है, यही लोगो दिखेगा TGP एग्ज़ाम प्रिपरेशन वाला। डाउनलोड कर लेंगे और लॉगिन करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2024 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल चुनावों में महिला वकीलों के लिए 33% आरक्षण की याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया? 2024 में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे देखिए, रीजनिंग का प्रश्न है 10वां नंबर। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा सही होगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप कैसे करेंगे, आपका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए सेशन को लाइक ज़रूर करेंगे सभी प्यारे भाई बहन। देखिए यहाँ पर BF आपके NTPC एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए BF यानी B आपका दूसरे नंबर पे, F आपका चौथे नंबर पे, है ना। अंतर आप देख रहे हो, सॉरी F का चौथे नहीं छठे नंबर पे। अंतर आपका यहाँ पर कितने का चल रहा है? 4-4 का है। तो यहाँ पर भी देखो 4 जोड़ोगे F में J बनेगा, J में 4 जोड़ोगे N बनेगा, N में 4 जोड़ोगे R में अगर आप 4 जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा? आपका V बन जाएगा 22, क्योंकि आपका जो R है ये 18वें नंबर पे आता है और V आपका 22वें नंबर पे। तो यहाँ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें तुरंत आंसर मिल गया ये, हमें तुरंत आंसर मिल गया ये। तो ऐसे ही एग्ज़ाम में करना है। अब ये नहीं कि आपने V मैच कर लिया उसके बाद Y मैच किया फिर B मैच किया, तो ऐसे तो बहुत समय लगेगा आपको, हैं? फिर तो आप पीछे हो जाओगे, सारे क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करने हैं, समय भी कम है। वो भी मैं करवा दूं, देख लो भाई, मैच कर लो। E आपका 5वें नंबर पे आता है, I आपका 9वें नंबर पे, यानी यहाँ पर भी 4 क्या कर रहा है? प्लस कर रहा है। ठीक है, सभी में देखोगे तो M में 4 जोड़ोगे तो Q बनेगा, Q में 4 जोड़ोगे तो U बन जाएगा, और U में अगर आप 4 जोड़ते हो तो U आपका आता है 21वें नंबर पे, और 4 जोड़ने पर 25वें नंबर पे आता है Y। आ गया भाई? आगे इसी प्रकार से देखोगे V और R, यानी V में क्या कर रहा है? -4 करता है तो R बनता है, R में -4 N में -4 J में -4 किया इसने तो F बना। यानी यहाँ पर इसने क्या किया है कि तीसरे अक्षर का जो अंतर चल रहा है वो -4 का चल रहा है, तो इस प्रकार से हमें B मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर देखो 11वें नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है आपसे? 11वें नंबर क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो
परावर्तित प्रकाश प्रतीत होता है। कैसा? वक्रता केंद्र से अपसरित, मुख्य फोकस से अपसरित, वक्रता केंद्र पर अभिसरित या मुख्य फोकस पर अभिसरित। निम्न में से आपका सही आंसर क्या है? 11वें नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुख्य फोकस से अपसरित। ध्यान देना, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब, यहां से समझने वाली बात है, जब प्रकाश की एक समांतर किरण, समांतर रे किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश प्रतीत होता है मुख्य फोकस से अपसरित। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे 12वां नंबर है और देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है गणित का। कह रहा 11,000 पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 12वां नंबर क्वेश्चन है, करो जल्दी से, दिखाओ भाई करके फटाफट से। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? 11,000 की बात कर रहा है। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर। यानी हल करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हल कर लेंगे। जब आप हल करोगे, आंसर निकालोगे, तो यहाँ पर आपका कितना बन जाएगा? 11,897.6 आएगा हल करने पे, हल कर लेना। ठीक है, और इनके बीच में जो अंतर निकल के आ रहा है वो 897.6 आ रहा है, वही तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी सही हो गया। ये तो कर लोगे, आसान क्वेश्चन है, कर लोगे ना सभी लोग, समझ में आ गया? चलो, अरे भैया फॉर्मूला आपने पढ़ा है P1 + R/100 और यहाँ पर n रहता है। n क्या होता है? कितने वर्षों की बात कर रहा है, कितनी राशि है, r क्या होता है, कितनी दर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरुरज्जु से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उनको मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ये निर्माण करती हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र की। किसकी? परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं ये। मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र का। समझ गए? चलो 14 नंबर क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। इसमें आपसे कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, देखिए वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है? कुछ नहीं, आप यहाँ पर देख लो अच्छे से कि पहले वाले को देखोगे तो कुछ समझ में आएगा। जैसे HLE, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि HL को लेकर के चलो, तो HL को हम अगर लेके चलते हैं तो H 8वें नंबर पे आता है, 4 जोड़ेंगे L बन जाएगा, यानी इनके बीच में 4 का डिफरेंस है। ऐसे ही देखो SV दिया गया, देखो पहले यहाँ पर दिया HL, इनके बीच में 4 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, SV है तो S आपका 19वें नंबर पे आता है, V आपका आता है 22वें नंबर पे, तो यहाँ पर 3 का डिफरेंस हो गया। FJ यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 4 का। क्यों? F 6ठे नंबर पे, J 10वें नंबर पे आता है। ऐसे ही आ जाएंगे OS में, तो O आपका 15वें नंबर पे आता है और S 19वें नंबर पे आता है, तो यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस है। तो हमें आंसर मिल गया। कह रहा है कि 3 एक निश्चित प्रकार से समान हैं और एक ऐसा समूह बनाते हैं जिसमें समानता हो,
और तीनों में से एक बिल्कुल समूह अलग है जो संबंधित नहीं है, तो वही कौन सा हो गया, समझ में आ गया ना सबको, SVP वाला, जिसमें डिफरेंस है इन तीनों से। चलो अब अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत आसान क्वेश्चन है, सब लोग कमेंट करके अपना आंसर बताओ जल्दी से। चलो करो जल्दी से आंसर बताओ फटाफट से। देखिए यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। चलिए करिए जल्दी से आंसर बताइए इसका, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन दी गई है, दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे, यानी इस प्रकार से बन जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो है, और ये 5 का वर्ग करोगे तो 25 बनेगा ना। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बन गया, यानी x का स्क्वायर प्लस 1/x² हो जाएगा, यानी a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x, ये बनेगा जा करके, और बराबर में कितना है 25। अब देखो हल करना तो सीख लो बेटा, हाँ हमें इसका मान चाहिए, यही तो पूछा है। देखो यहाँ पर ये से ये कट जाएगा तो सिर्फ यहाँ पर 2 बचेगा, 2 किसका है, प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी क्या करेंगे 25 में 2 माइनस कर देंगे तो आंसर हमको कितना मिल जाएगा, 25 में 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 23, तो आंसर यहाँ पर 23 वाला सही हो जाएगा। हो गया सही सबका, समझ में आ गया ना, कर लोगे परीक्षा में, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा उस वस्तु की स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा कह लो या प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं इसको, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ध्यान रखना सभी लोग। आगे आने वाले NTPC एग्ज़ाम, असिस्टेंट लोको पायलट एग्ज़ाम, टेक्नीशियन के एग्ज़ाम और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, अगला प्रश्न आ चुका है 17 नंबर आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यदि ये अनुपात ये समानुपात ये अनुपात ये, तो x का मान बताइए। यहाँ पर क्या होगा, तो कुछ नहीं है, इसको हल कर लीजिएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हल करके आपका आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसका मान निकालना है। देखो 9.6 बाई, आंसर करिए सब लोग जल्दी से, कोशिश करो मेरे से जल्दी आप लोग आंसर दिया करो। मैं तो आराम से स्लिप बताता हूँ कि सबको समझ में आता रहे, और जिसको आता है तो फटाफट से आपने सॉल्व किया और आंसर कर दिया, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये मत सोचिए कि हम हल करेंगे उसके बाद आप हल करोगे या आप हमें देखते हुए हल करोगे। आप मेरे कोशिश करो कि मेरे से जल्दी आप आंसर करो। हम तो यहाँ पर पेपर आपका करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। चलिए, और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिस तरीके से आपने देखा है अभी तक कि आपके कई सारे एग्ज़ाम रेलवे के हुए हैं, तो उन्हीं सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पर करवाऊँगा, जो कि आपकी परीक्षा के लिए, आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या करोगे भाई, ये डेसिमल आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, है। अब जब आप इसको हल करोगे, अरे फटाफट से हल कर लो, इतना समय लगना ही नहीं चाहिए। चलो जब हल करोगे तो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू, यानी x बराबर 62/2, ठीक है। 2 से 62 को डिवाइड करोगे तो 31.5 आपका यहाँ पे आंसर बनेगा ये, ठीक है, समझ गए ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है, इसको करने में बड़ी मज़ा आती है। नीचे दिए गए कथनों, ये कथन दिए हैं, देखो 2 कथन दिए, एक ये और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों। समझ गए ना कैसे करना है।
ये जो कथन दिए गए हैं इनको आपको सत्य मानना है, चाहे इसने जो भी बोला हो, और उसी के अनुसार आपको ये देखना है कि जो निष्कर्ष दिए गए कौन कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन के अनुसार हैं। जैसे यहाँ पर इसने क्या कहा, मैं इसको जूम कर देता हूँ, मतलब बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको दिख पाए। मैं केवल इतना ही दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी आप लोग आंसर करिए कमेंट में कि पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, दूसरा करता है, या दोनों करते हैं या दोनों नहीं करते हैं, ठीक है। 4 विकल्प मैंने आपको दे दिए। कथन में कह रहा है कि सभी मछलियां पक्षी हैं, तो सभी मछली क्या है, पक्षी हैं। ये मछली और ये पक्षी। सभी पक्षी जानवर हैं, सभी पक्षी क्या है, जानवर। इस प्रकार से वेन आरेख बन गया। वेन आरेख की सहायता से आप इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक सही आंसर निकाल सकते हैं। सभी जानवर मछलियां हैं। अब देखो जानवर वाला सर्किल बड़ा है, कहता है सभी जानवर मछली हैं, और मछली वाला सर्किल छोटा है, तो सभी जानवर मछली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सभी मछली जानवर हैं ऐसा बोल सकते हैं। तो पहला वाला तो निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, गलत हो गया। कुछ पक्षी मछलियां हैं। अब देखो यहाँ पर इसने क्या बोला कि कुछ पक्षी, यानी पक्षी वाला सर्किल बड़ा है, ये देख रहे हो कितना बड़ा सर्किल है पक्षी वाला, जिसका कुछ भाग मछली हैं, तो ये इसने सही बात कही है, ये निष्कर्ष अनुसरण करता है, कथन के अनुसार बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा वाला, यानी केवल निष्कर्ष दूसरा कथनों के अनुसार सही है, अनुसरण करता है। समझ में आ गया सबको? चलिए, अरे लाइक नहीं करते हैं तो कमेंट करके बता दिया करिए, अच्छे से समझ में आ जाए, हैं? चलो यहाँ पर बेटा आ जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है आपसे, देखो क्या कह रहा है कि एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? बताइए जल्दी से। सबको बताना है, जल्दी से आंसर करेंगे अपना। एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? चलिए फटाफट से देखिए, साइंस के क्वेश्चन भी कवर करते हुए चल रहे हैं। यानी जो आपका एएलपी का और टेक्नीशियन का, जेई का जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए, A to Z मैंने एक एक करके सारे प्रश्न लिए हुए हैं, ठीक है। वो चाहे मैथ का हो, आपका रीजनिंग का हो, जीके का क्वेश्चन हो, साइंस का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है, ठीक है। तो एटीपी का फुल फॉर्म भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एनटीपीसी के एग्जाम में। एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफास्फेट होता है। क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, ध्यान रखेंगे, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, ठीक है। अब यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, कह रहा है कि इसका उत्पादन जो है वो किस कोशिकांग से होता है। इसका उत्पादन किस कोशिकांग से होता है, कमेंट करके बताइए। किसको किसको पता है भाई, कमेंट करके बताएंगे किसको किसको पता है। ये होता है सूत्रकणिका। आंसर आपको मिल गया, सूत्रकणिका कोशिकांग से उत्पादित होता है ये, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, तारों का टिमटिमाना। ये जो परिघटना ये किससे संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश के परावर्तन से, या प्रकाश के वर्तीकरण से, या प्रकाश के विक्षेपण से? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या सबको पता है कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित है। प्रकाश के परावर्तन से ये घटना संबंधित है कि तारों का टिमटिमाना, ठीक है, ध्यान रखना। प्रकाश के अपवर्तन से, सॉरी परावर्तन नहीं है, अपवर्तन है, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है तारों का टिमटिमाना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। 20 हो गया, 21 पे आ जाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गंवा देता है। शेष धनराशि, देखो 20% गंवा दिया तो कितना बचा? 80% बचा। कहता है शेष धनराशि, यानी जो शेष धनराशि 80% है, इसका 25% खर्च करने के बाद, 25% खर्च करने के बाद, यानी 25% खर्च कर दिया तो कितना बचा? 75% बचा ना, 75% बचा। उसके पास जो बचता है वो 75% होता है। समझ गए?
जो प्रश्न में बोला वही तो कर रहे हैं हम लोग, वही तो कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा तो किया नहीं अपने पास से। ठीक है, यानी 80% का 75% कितना है जो उसके पास बच रहा है, 80%, यानी शेष का 75% बचता है 480 है। यानी आप यहाँ से अगर 80% निकालते हो कि कुल 80% कितना होगा, तो इसी का आप क्या निकालो, 75% निकाल दो, है क्यों भाई। अब यहीं से अगर आपको 100% निकालनी है वैल्यू कि 100% कितना होगा भाई, तो आप 100% अगर आप निकालोगे तो 100% निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 480 गुणे 100/75 और गुणे 100/80, बस इतनी सी कैलकुलेशन करनी है। ये मैंने इसलिए कैलकुलेशन आपको करके दिखाई है जिससे आपको समझ में आ जाए कर क्या रहे हैं भाई। 100% हमारे पास धनराशि थी, 20% हमने गंवा दी, कुछ भी कर लिया, गंवा दी, गिर गई, कुछ भी, बचा कितना शेष, शेष बचा 80%। 80% का जो 25% है वो हमने खर्च कर दिया, ठीक है, 25% खर्च कर दिया, तो 80% जो शेष धनराशि थी 80%, उसका कितना बचा हमारे पास, 75% बचा। यही 75% 80% का 480 रुपये उसने बोला है कि बचता है हमारे पास। तो हम यहाँ से 80% निकालेंगे तो 480 गुणे 100/75 होगा। अब 100% पूरी धनराशि अगर निकालेंगे तो 100% बराबर 480 गुणे 100 और बटे कितना हो गया, 75 गुणे 80। बस हल कर लो, फटाफट से हल कर लो, आंसर निकालो। ठीक है, हल कर लोगे ना, हल करके फटाफट से आंसर निकालो भाई। 25 से डिवाइड कर दो, 25 3 75, 25 चौको 100 है। और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 से इसको डिवाइड किया, 6 यहाँ पर हो गया, 3 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 बन गया यहाँ पर। ये 2 का गुणा 4 से करोगे तो, और 100 रह गया तो 800 बन गया, आंसर हो गया 800। अगला क्वेश्चन ये रहा 22 नंबर, कह रहा है द मिरेकल मेकर्स इंडियन क्रिकेट्स ग्रेटेस्ट एपिक। द मिरेकल मेकर्स इंडियन क्रिकेट्स ग्रेटेस्ट एपिक पुस्तक के लेखक कौन हैं। 4 विकल्पों में से राइट आंसर हो जाएगा भरत सुंदरेशन। ठीक है ना, समझ गए ना, ये आपका सही आंसर है यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, प्रश्न अच्छे से साफ साफ देख पाएँ आप लोग। कह रहा है भारत सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक नया सेट शुरू किया है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। ये पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा, 2, 3, 4, 5। तो 4 श्रेणियों में ये पुरस्कार, जिसका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ये पुरस्कार 4 श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। माइक्रोफोन, विद्युत जनित्र यानी जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, चुंबकीय दिक्सूचक जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास, और विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता। ध्यान देना, चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है कौन, ये नहीं करता है चुंबकीय दिक्सूचक यानी मैग्नेटिक कंपास। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको जूम कर देते हैं।
यहां पर आपसे कह रहा केंद्रीय बजट, क्या कह रहा, केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री ने कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस पहल की घोषणा की है? तो ये साफ साफ आपके स्क्रीन पे आंसर दिख रहा है, कृषि अनुसंधान सेटअप की एक व्यापक समीक्षा। केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री ने कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस पहल की घोषणा की है? तो कृषि अनुसंधान सेटअप की एक व्यापक समीक्षा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ था, तो उम्मीद है कि आपकी परीक्षा में, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में या ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, और ये फिर से रिपीट हो सकता है एएलपी में, जेई में या टेक्नीशियन में। कहता है स्त्री, स्त्री यानी लॉन्ड्री आयरन, ठीक है, जिसको जिससे प्रेस करते हैं कपड़ों में, इलेक्ट्रिक रोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण, ध्यान देना, जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं? देखो कई सारे उपकरण इसने नाम बता दिया, जैसे आपका आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक रोस्टर हो गया, रोस्ट करने वाला जो होता है, अच्छा इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, ओवन तो सब जानते ही होंगे, केतली जानते होंगे, हीटर जानते होंगे। विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? चलो बताओ जल्दी से। ऊष्मीय प्रभाव पर। किसमें? ऊष्मीय प्रभाव पर। अगर ऊष्मीय प्रभाव नहीं होगा तो इनका कोई मतलब नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, 27 नंबर। यहां पर देखो आपसे कह रहा निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए। संख्या भी है, प्रतीक चिन्ह भी हैं, देखिए बायां और दायां भी दिया है। नीचे दिए गए प्रश्न का प्रत्येक प्रश्न पत्र में एक एक प्रश्न पूछा ही गया है, किसी किसी में 2 भी पूछ लिए गए हैं। संख्याओं और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं ही की जानी चाहिए, जैसा बोल दिया, बाएं से दाएं, मतलब यहां से गिनती की जाएगी बाएं से दाएं की तरफ। आगे आ जाते हैं प्रश्न में। प्रश्न कहता है श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक चिन्ह हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद में भी एक सम संख्या है? तो ये तो बहुत आसान हो गया आपके लिए। आपको ये देखना कि ऐसे कितने प्रतीक चिन्ह हैं जिनके पहले और बाद में एक सम संख्या है। तो हमें शुरुआत से देखना शुरू करना चाहिए भाई। चलो देखते हैं, यहाँ पे तो नहीं मिला। अच्छा यहाँ पर इन दोनों में भी नहीं है प्रतीक चिन्ह, ये दोनों तो सम संख्या है नहीं, विषम संख्या है। इधर भी आ जाओ, हमें ये मिल रहा है 8 और 6 सम संख्याएं, और कहीं पे नहीं मिल रहा। तो आंसर क्या करेंगे यहाँ पे? सिर्फ 1। बिल्कुल सही है, आराम से आप देख लो, मैच कर लो। समझ गए ना सभी लोग? बाएं से दाएं हमें देखना है, और क्या देखना है? जो प्रश्न में बोल रहा वही देखना है। ऐसे कितने प्रतीक चिन्ह हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद में भी एक सम संख्या? तो सिर्फ 1 है, 8 और 6 के बीच में एक प्रतीक चिन्ह दिया गया है। आगे आते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन है। इसको पहले जूम कर देंगे, आपको क्वेश्चन दिखा देंगे अच्छे से। 2 संख्याओं का योग दिया है 36। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। मतलब कोई एक संख्या है, जैसे 2 संख्याओं का योग है a + b, 36 हो गया, ये एक संख्या, ये दूसरी संख्या। तो कहता है कि एक संख्या का 5 गुना, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। मतलब सिचुएशन ये हो गई, दोनों की कंडीशन। तो आपसे ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है? दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? हाँ? अच्छा, इससे आइडिया क्या लग रहा है आपको? बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है? ये बड़ी संख्या हो सकती है कि ये तो बड़ी संख्या हो सकती है? बड़ी संख्या तो b हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 का गुणा करना पड़ रहा है सिर्फ, और इसमें 5 का गुणा करना पड़ रहा है, इसमें नहीं।
गुणा करने के लिए हमें संख्या बड़ी चाहिए, इसमें गुणा करने के लिए संख्या छोटी चाहिए। वही संख्या तो बड़ी होगी जिसमें छोटी संख्या से गुणा करके हम बराबर कर लें, हैं क्यों भाई? है तो इतना तो हमें समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि b बराबर निकाला, तो 5/4 a मिल गया। इसी को उठा के यहाँ पटक दो, b ये a निकालो, b नहीं निकालना है, a निकालना है सिर्फ। a की वैल्यू उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो यहाँ पर 4/5 b मिल गया, 4/5 b, इसी को उठा करके यहाँ पटक दो। जब पटकोगे यहाँ पे तो 4/5 b आ गया प्लस b और बराबर कितना है 36 है। जब हल करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9b/5 बराबर 36। 9 से 36 को कट करोगे कितना आएगा 4, तो b बराबर कितना आ जाएगा 20। तो आंसर कितना आ जाएगा 20। हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गया सबको? कर लोगे, नोट कर लिया करो कहीं। चलो एक क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसमें आपसे डिविजिबिलिटी रूल्स पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है? तो बहुत आसान है आपके लिए। देखो 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं, जैसे हमने छोटी संख्या ले ली जो कि 11 का वर्ग है। दो रूल यहाँ पर काम करते हैं कि यहाँ पर विषम स्थान पर और सम स्थान पर आने वाली संख्याओं का अंतर 11 या 0 आना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये विषम स्थान पर आ रहा, 1 कितना हो गया, 1 2 हो गया, और सम स्थान पर सिर्फ 2 आ रहा है। इन दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया 0 हो गया। या तो अंतर 0 आएगा या अंतर कितना आएगा 11। तो यहाँ पर आप यही देख लो, चेक कर लो। जब आप चेक करोगे तो आपको खुद में खुद आंसर मिल जाएगा। मान लिया आपने इसको ले लिया, 9 4 13 1 14, 14 और 4 कितना हो गया 18 हो गया। अच्छा यहाँ पर ले लिया 10, ये हो गया, 2 और 8 10 हो गया, 10 और 6 कितना हो गया 16। तो ये पहले ही आपने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। 16 और 18, 2 बचेगा। हमें क्या चाहिए 0 या 11। ऐसे यहाँ पर आप देख लो, 7 4 11, 11 और 5 कितना हो गया 16, 16 और 4 20। ठीक है, ये 20 बन गया इधर, और इधर कितना बन रहा है 9 6 14 ना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देख लिया, 8 4 12, 12 और 9 21, 21 और 4 कितना हो गया 25। इनके बीच में देख लो, ये 2 और 5 7, 7 और 6 कितना हो गया 7 और 6 अगर जोड़ोगे आप तो 13 बनेगा। तो यहाँ पर भी डिफरेंस अगर निकालोगे तो 0 और 11 नहीं आ रहा है। तो आंसर आपका लास्ट वाला ही सही होगा। अगर आपको करना है तो आप करके भी देख लेंगे। 9 4 13 हो गया, 13 और 6 कितना होता है 13 और 8 6 नहीं 21, 21 और 4 कितना हो गया 25 हो गया। अच्छा अब सम स्थान पर आए हुए अंकों का योग ले लो, तो 2 6 और ये 6 कितना हो गया 14 हो गया, माइनस क्या कर दिया 14 कर दिया, कितना आ गया यहाँ पर आपका 11। तो आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो गया। ठीक है, समझ गए ना सभी लोग कैसे करना है? चलो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपका हो गया, आंसर ये सही है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर दिया गया, कह रहा है कि दिन के किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे एक व्यक्ति की छाया 4 फीट हो जाती है। देखो सीन यहाँ पर क्या है बेटा, कि कोई एक ये व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और सूर्य इधर है। अब सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा तो इसकी छाया इधर बनेगी ना, तो 6 फीट वो लंबा है, समझना बात को, 6 फीट लंबा है, और उसकी जो छाया है वो कितनी है 4 फीट। यानी जो यहाँ पर रेशियो चल रहा है वो 6:4 चल रहा है। ठीक है, जबकि उस व्यक्ति के बगल में एक खंभा है, और खंभे की जो लंबाई है वो कितनी है, खंभा कितना है 36 फीट का, तो उसकी छाया कितनी बनेगी, उसकी छाया कितनी बन जाएगी 36, और उसकी छाया कितनी बनेगी वो x, मान लो x बन जाएगी। तो इस प्रकार से भी आप इसको हल कर सकते हैं।
भाई देखो, 6 छरंग 36, 4 में 6 का गुणा कर लो आप। नहीं नहीं नहीं, ऊंचाई पूछी है ना। एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड। कह रहा है इतने फीट की छाया बनती है, तो ये एक्स का मान पूछा गया, छाया बनती है 36 फीट की। आपसे ऊंचाई पूछी है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आप देखो 9 चौको 36 होता है ना। अब यहीं पर 6 में गुणा 9 से कर लो आप, कितना बन जाएगा 54। तो आंसर यहाँ पर कितना हो गया 54। 9 6 का 54, 9 चौको 36। ठीक है, समझ में आ गया ना। अनुपात बराबर होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा 31 नंबर आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन पढ़ लो पहले क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन में कहता है कि 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा अंक। इकाई अंक जानते हो ना, जैसे संख्या है, इसका इकाई अंक 4 है, दहाई अंक 9 है, सैकड़ा अंक 5 है। ठीक है, समझ गए। अच्छा आगे क्वेश्चन की तरफ कहता है ये अनुपात में दिए गए 2:3:4 के अनुपात में है और इस संख्या का और इसे उलटने पर प्राप्त संख्या का योग इतना है। तो 3 अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब योग अगर इतना है तो अंतर कितना होगा। देखो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, समझ लिया होगा। 3 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, 3 अंकों की एक संख्या है। चलो भाई 3 अंकों की एक संख्या ले लेते हैं जो अनुपात में है 3:4, 2:3:4 के अनुपात। 3 अंकों की अगर संख्या आप रखोगे, निकालोगे, तो देखो इकाई का अंक यहाँ पर आपका कितना होगा 2, दाई का अंक कितना है 30 और सैकड़ा का अंक कितना हो गया 400। हो गया कि नहीं हो गया, हैं? हो गया। इसका योग कितना आ रहा है, इसका योग, इसका जो योग है वो नहीं दिया है। कहता है कि इस संख्या का और उसे उलटने पर प्राप्त संख्या का। है तो अगर यहां से आप निकालना चाहो तो यहां से भी संख्या निकाल लोगे, 4 3 2। अब इसको उलट अगर दोगे तो कितना बन जाएगा, 2 3 4 बन जाएगा। अगर इससे कोई मतलब नहीं रखना है तो, लेकिन ऐसे शायद आपका आंसर धनात्मक अंतर पूछा गया है। अच्छा, तो अंतर ऐसा नहीं निकलेगा अंतर ना, रेशियो में दिया है ना क्योंकि। चलो एक काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है क्वेश्चन। 2x 30x और 400x ले लिया, ठीक है। अच्छा इसके अंकों को अगर उलट देंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, देखो 4x बन जाएगा। ये 30x की जगह 30x रहेगा और यहाँ पर 200x बन जाएगा। इन सब का जब योग आप करोगे, इन सब का जब योग आप कर लोगे तो आपको मिलेगा 1332। ठीक है, समझ गए ना बात को। है तो इसका जो योग यहाँ से आप निकाल रहे थे, जैसे ऊपर आपने निकाला 432x प्लस यहाँ पर निकाला 234x बराबर 1332। अब यहाँ पर सीन आपका ये हो गया कि इनका जब आपने योग किया तो यहाँ पर आपको मिल गया कितना 666x, यानी x की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल गई 2, मिल गई 2। 2 मिल गई। बहुत आसान है, इसको आपने पुट किया इसके इक्वेशन में और इस इक्वेशन में,
तो दोनों आपको संख्याएं मिल गई यहाँ पर। जब यहाँ पर पुट करोगे तो 2 दूनी कितना हो गया 4, यहाँ पर 60 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 800 हो जाएगी। नहीं, संख्या यहाँ पर बनेगी 8 6 4, जब जोड़ोगे तो ये संख्या बन जाएगी। इसके अंकों को अगर आप उलट देंगे तो यहाँ पर कितनी बन जाएगी 4 6 8। अब इसके बीच में जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा, जब अंतर आप यहाँ पर निकालोगे तो यहाँ पर अंतर मिलेगा 396 का। यही आपका सही आंसर है। ठीक है, यही आपका सही आंसर होगा 396। अब नीचे देखो एक न्यूमेरिकल दिया गया है 32 नंबर पे। यहाँ पर 32 नंबर पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा है। बल यानी F आपसे पूछा गया है, ठीक है, A आपको दिया गया है और ये M भी दिया गया है। फॉर्मूला होता है F = ma। तो यहाँ पर देखिए M दिया गया है 10 किलोग्राम, और ये ध्यान देना किलोग्राम में ही रखना होता है M को, और मल्टीप्लाई करोगे तो 25 न्यूटन मात्रा आ जाएगी बल की। ठीक है, 32 नंबर पे आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलो अब बेहतरीन क्वेश्चन 33 नंबर पे आ जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 7 बक्से हैं, प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन पूछा ही गया है। 7 बक्से हैं A से लेकर के G